फ्रेंड्स, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के लास्ट लेक्चर पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे सम कॉमन डिसीजेज इन ह्यूमन। तो इसमें हम लोगों ने टाइफाइड में जो इनके पैथोजन है, मोड ऑफ इन्फेक्शन है, इनके सिम्टम्स हैं और इनके प्रिवेंशन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। और सेकेंड डिसीज हम लोगों ने डिस्कस की थी जिसको हम लोगों ने कहा था निमोनिया। निमोनिया में इनमें इनके पैथोजन्स, इनके मोड ऑफ इन्फेक्शंस, इनके सिम्टम्स और इनमें प्रिवेंशंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब हम लोगों ने जो थर्ड डिसीज है वो हम देखते हैं कॉमन कोल्ड, जिसको हम लोग जुकाम कहते हैं। जुकाम कॉमन कोल्ड। तो कॉमन कोल्ड जो होता है जनरली ये जो इनके पैथोजन्स होते हैं, पैथोजन जो होता है वो राइनो वायरस ग्रुप होता है। इसमें एक्चुअल में किसी एक ग्रुप में नहीं, राइनो वायरस जो होता है और इसी में कोरोना वायरस भी आते हैं। जैसे जनरली जो कॉमन कोल्ड होता है वो ग्रुप ऑफ वायरस है, ये वायरस से होने वाला जो इन्फेक्शन है वो है। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इसमें जो राइनो वायरस होते हैं, राइनो वायरस ग्रुप। और इसी में हम लोग थोड़ा सा इसमें जैसे जो हम लोगों कॉमन जो ग्रुप हैं, वायरस के ग्रुप पाए जाते हैं, तो इसमें राइनो वायरस के जो ग्रुप हैं इसी में कोरोना वायरस भी आता है। इसमें जो जनरली जो कॉमन कोल्ड होता है इसमें लगभग 75% राइनो वायरस होता है और इसमें 25% कोरोना वायरस होता है। अब इसमें पैथोजन के बाद मोड ऑफ इन्फेक्शन। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मोड ऑफ जो इन्फेक्शन होता है थ्रू ड्रॉपलेट्स, स्नीजिंग एंड इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट लाइक पेन, बुक, ग्लास एंड अदर। तो यहाँ पर जो इन्फेक्शन है, मोड ऑफ इन्फेक्शन है, तो वो इन्फेक्टेड पर्सन के यूज किए हुए या इनके जो ड्रॉपलेट्स हैं छींकने में, खांसने में, इनके डायरेक्ट टच से आने से या इन्फेक्टेड पर्सन के जो यूज किए या टच में या इन्फेक्टेड पेन्स हैं, बुक है, ग्लास है और भी अदर जितने भी यूटेंसिल्स हैं, ये सभी चीज़ें मोड ऑफ ट्रांसमिशन में या मोड ऑफ इन्फेक्शंस में रोल प्ले करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि इनके सिम्टम्स क्या होते हैं। सिम्टम्स जो हैं वो जनरली आप जानते हैं, जो कॉमन कोल्ड या इसमें जुकाम में नेजल कंजेशन, नाक जो होती है कंजेस्टेड हो जाती है, जाम हो जाती है, नेजल कंजेशन। हेडेक, टायरनेस, थकान होती है, सोर थ्रॉट होता है, गले में खराश होती है और इसमें हम कह सकते हैं फीवर भी है, etc। तो ये सभी चीज़ें, स्नीजिंग है, कफ है, ये सभी इसके कॉमन सिम्टम्स होते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो कॉमन कोल्ड है इसको ये जनरली 3 to 5 डेज में कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा कुछ खास नहीं होता है। कॉमन कोल्ड 3 से 5 डेज में, 3 to 7 डेज में ये कंप्लीट हो जाता है, लास्ट इन 3 to 7 डेज ये अपने आप ठीक हो जाता है। इसमें जनरली थोड़ा बहुत वो करते हैं, ट्रीटमेंट ले लेते हैं, अदरवाइज ये 3 to 7 डेज में ये कंप्लीट डिसअपीयर हो जाता है। लेकिन इसमें जो इन्फेक्टेड ऑर्गन रेस्पिरेटरी पैसेज होता है, लंग्स नहीं होता, जबकि निमोनिया में रेस्पिरेटरी पैसेज जो होता है
वो नॉन अफेक्टेड रहता है, लंग्स अफेक्टेड होते हैं। तो ये याद रखना है, अफेक्टेड ऑर्गन्स जो होते हैं वो रेस्पिरेटरी पैसेज होता है, रेस्पिरेटरी पैसेज होता है, रेस्पिरेटरी पैसेज होता है, नॉट लंग्स में किसी प्रकार का इन्फेक्शंस, कॉमन कोल्ड का इन्फेक्शन जो होता है वो लंग्स में नहीं पहुंचता है, जबकि जो निमोनिया है वो लंग्स में ही इन्फेक्शन करता है, जबकि कॉमन कोल्ड है तो हमारे नेजल पैसेज में या एयर पैसेज में इन्फेक्शन कॉज करता है, लंग्स में कोई इन्फेक्शन कॉज नहीं करता है। तो ये हम लोगों ने कॉमन कोल्ड के बारे में ये पॉइंट्स हमें नोट कर लेने चाहिए। पैथोजन जो होता है राइनो वायरस ग्रुप के जो वायरस हैं वो इन्फेक्शन करते हैं, इसमें स्मॉल क्वांटिटी में कोरोना वायरस भी प्रेजेंट होता है। मोड ऑफ इन्फेक्शन, ये किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से, ड्रॉपलेट्स स्नीजिंग से या कफिंग के कांटेक्ट में आने से, या इनके द्वारा उपयोग किए गए पेन है, बुक है और भी अदर चीज़ें हैं जितनी, उनसे। सिम्टम्स जो होते हैं, नेजल कंजेशन होता है, नाक जाम हो जाती है, हेडेक, सरदर्द, टायर्डनेस, थकावट, गले में खराश होती है, फीवर, ये सभी चीज़ें जो होती हैं वो उसके कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स होते हैं। ये जनरली 3 to 7 डेज में कंप्लीट हो जाता है। इसमें जो रेस्पिरेटरी पैसेज होता है वो अफेक्टेड होता है, लंग्स अफेक्टेड नहीं होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो डिसीज पढ़ने जा रहे हैं वो है मलेरिया, तो इसको नोट कर लेंगे, फिर हम लोग देखते हैं मलेरिया। अब हम लोग जो नेक्स्ट डिसीज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मलेरिया, और मलेरिया में हम लोग देखते हैं कि इनके पैथोजन्स क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे मलेरिया। मलेरिया जो है, इनके जो पैथोजन्स होते हैं, ये एक प्रोटोजोअन डिसीज है, याद रखना है कि ये प्रोटोजोअन्स डिसीज है, प्रोटोजोआ से होने वाली डिसीज है। इसमें वायरस नहीं होता, बैक्टीरिया नहीं होते हैं, फंगस नहीं होते हैं, ये प्रोटोजोआ से होने वाली डिसीज है। और इस प्रोटोजोआ का जो नाम है वो हम लोग देखते हैं पैथोजन के फॉर्म में। तो जो पैथोजन होते हैं, पैथोजन या कॉजिंग एजेंट कह सकते हैं, कॉजिंग एजेंट्स होते हैं, इनमें देखें इसमें 3 टाइप्स के मलेरिया आपको दिए गए हैं एनसीईआरटी में, तो उनमें ही हमें स्टडी करनी है। तो याद रखना है, ये है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स फर्स्ट है, दूसरा है प्लाज्मोडियम मलेरिया, और थर्ड जो है वो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है ये सबसे ज़्यादा फैटल है, तो ये कह सकते हैं जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है इसको हम मैलिग्नेंट मलेरिया भी कहते हैं, मैलिग्नेंट मलेरिया। मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज करता है, ये फैटल होता है, कैन एवन बी फैटल। तो ये जो 3 हमने कॉजेटिव एजेंट बताए हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, तो इनमें सबसे ज़्यादा जो फैटल है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है, जिसको हम मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज करता है, और ये फैटल हो सकता है, इसमें डेथ भी हो सकती है। तो ये हम लोगों ने पैथोजन के बारे में डिस्कस कर लिया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्लाज्मोडियम होता है ये अपनी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट करता है, पहला ह्यूमन और दूसरा जो मॉस्क्यूटो है वो है। तो जो पैथोजन कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन 2 होस्ट,
कंप्लीट लाइफ साइकिल इन 2 होस्ट। ये 2 होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। जैसे फर्स्ट है, इसमें फर्स्ट आ जाता है ह्यूमन और दूसरा आ जाता है मॉस्क्यूटो। तो ये 2 में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है और ह्यूमन में डिसीज कॉज करता है और उस डिसीज का नाम है मलेरिया। तो अब हम लोग बात कर लेंगे लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम की अगर हम लाइफ साइकिल देखेंगे तो पहले हम इसको नोट कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो अब हम लोग देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया। तो जनरली जो डायग्राम एनसीईआरटी में गिवन है उसी पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लाइफ साइकिल है, क्योंकि इसमें 2 होस्ट हैं, पहला ह्यूमन है, दूसरा मॉस्क्यूटो है। तो हम लोग देख लेते हैं लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया। लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया। लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया में हम लोग देखेंगे कि यहाँ जो फर्स्ट होस्ट है, मतलब यहाँ पर जैसे किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करने के बाद वो जो फीमेल एनाफिलीज है वो किसी नॉर्मल पर्सन को बाइट करती है, तो उसके जो सलेवरी ग्लैंड से जो पैथोजेंस आते हैं या स्पोरोजोन्स आते हैं उनको हम बोलते हैं स्पोरोजॉइट्स। तो स्पोरोजॉइट्स जो होती है इसकी इन्फेक्शियस स्टेज होती है। स्पोरोजॉइट्स ये होता है इन्फेक्शियस फॉर्म, इन्फेक्शियस फॉर्म होती है। अब हम लोग देख लेते हैं कि मान लिया जैसे हम लोगों ने यहाँ पर स्पोरोजॉइट्स होगा, स्पोरोजॉइट्स, ये स्पोरोजॉइट्स किसी भी नॉर्मल पर्सन को किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से मिलता है और इसमें वेक्टर का काम करता है फीमेल एनाफिलीज। तो यहाँ पर जो स्पोरोजॉइट्स होंगे वो सबसे पहले अटैक करेंगे लीवर सेल पे, लीवर सेल पे अटैक करेंगे और एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस होंगे, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो जाएंगे, रिप्रोड्यूस हो जाएंगे। तो इनके नंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब ये लीवर सेल्स में, जैसे हमने कहा ये स्पोरोजॉइट्स हैं, तो ये यहाँ पर ये लीवर में पहुँचने के बाद बहुत सारे स्पोरोजॉइट्स बन जाएंगे। अब ये स्पोरोजॉइट्स जो होते हैं वो आरबीसी पर अटैक करते हैं, आरबीसी पर। अब आरबीसी जो होगी, आरबीसी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो जो आरबीसी है, आरबीसी को ये रप्चर कर देते हैं, यहाँ भी रप्चर ऑफ लीवर सेल, रप्चर ऑफ लीवर सेल, लीवर सेल को रप्चर करने के बाद इससे बहुत सारे स्पोरोजॉइट्स निकलकर आरबीसी पर अटैक कर देते हैं। आरबीसी पर अटैक करने के बाद इनसे जो बनने वाले गैमीट्स हैं, यहाँ पर ये जो गैमीट्स बनेंगे, एक मेल गैमीट बनेगा और दूसरा फीमेल गैमीट्स बन जाते हैं। तो ये जो गैमीट्स हैं, ये गैमीट्स दोबारा से किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन में चले जाएंगे। तो यहाँ पर जो मॉस्क्यूटो है, मॉस्क्यूटो फीमेल मॉस्क्यूटो है, वहां पर इसका हो जाता है फर्टिलाइजेशन, इन दोनों का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होता है। यहां से इनकी हो जाती है सेक्सुअल स्टेज स्टार्ट हो जाती है। तो सेक्सुअल स्टेज स्टार्ट होने के बाद यहाँ पर जो हमें मिलते हैं वो हम लोगों को गैमीट्स के फॉर्म में, इनको हम गैमीटोसाइट कहते हैं, गैमीटोसाइट। अब गैमीटोसाइट फर्टिलाइजेशन के बाद जो होता है, ये फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलपमेंट हो जाएगा और ये स्पोरोजोन्स जो होगा या स्पोरोजॉइट्स होंगे, ये फीमेल एनाफिलीज के गट में स्टोर हो जाते हैं। जो स्पोरोजॉइट्स होते हैं ये फीमेल एनाफिलीज के गट में स्टोर हो जाते हैं, गट में स्टोर हो जाते हैं।
तो इस टाइप से जब ये किसी दूसरे अदर पर्सन को बाइट करेंगे तो ये दोबारा से इसी टाइप से इनकी जो लाइफ साइकिल चलती है। तो यहाँ पर ये वाला जो है, यहाँ पर ह्यूमन होस्ट है और जबकि यहाँ पर एनाफिलीज होस्ट है, एनाफिलीज होस्ट कहलाता है। एक बार इसको फिर से समझ लेंगे लाइफ साइकिल को। किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से मॉस्किटो इन्फेक्टेड थ्रू द इन्फेक्टेड पर्सन को अगर फीमेल मॉस्किटो जो होती है वो बाइट करके आती है और किसी हेल्दी पर्सन को बाइट कर लेती है, तो बाइट करने के बाद जो उसकी सलाइवा में अगर हम देखेंगे तो सलाइवा में उसके स्पोरोजोइट्स जो होते हैं वो मिलियंस ऑफ स्पोरोजोइट्स हमारे ब्लड में चले जाते हैं और ब्लड में सर्कुलेशन के थ्रू हमारे लीवर सेल्स में जाते हैं। लीवर सेल्स में ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं, तो मतलब कम समय में इनमें स्पोरोजोइट्स बहुत ज़्यादा लीवर सेल्स में बन जाते हैं। तो जो लीवर सेल्स है वो बस्ट हो जाती है और बस्ट होने के बाद अब और ज़्यादा जो स्पोरोजोइट्स हैं वो हमारे ब्लड में सर्कुलेट होने लगते हैं। अब जो स्पोरोजोइट्स हमारे ब्लड में सर्कुलेट हो रहे हैं वो आरबीसी पर अटैक करते हैं और आरबीसी पर अटैक करने के बाद जब आरबीसी को रप्चर कर देते हैं तो आरबीसी रप्चर होने के बाद जो हीमोज्वाइन निकलता है ये टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। ड्यूरिंग रप्चर ऑफ आरबीसी, ड्यूरिंग रप्चरिंग ऑफ आरबीसी रिलीज हीमोज्वाइन टॉक्सिन। याद रखना है आपको, हीमोज्वाइन टॉक्सिन। ये जो आरबीसी रप्चर होने के बाद हीमोज्वाइन टॉक्सिन निकलता है, यहाँ पे जो आरबीसी रप्चर हो जाएगी तो उसमें मेल और फीमेल ये गैमेटोसाइट बनते हैं और गैमेटोसाइट्स जो होते हैं फीमेल एनाफिलीज के गट में, यहाँ से इसकी सेक्सुअल स्टेज शुरू होती है। तो सेक्सुअल स्टेज या सेक्सुअल डेवलपमेंट या फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फीमेल एनाफिलीज के गट में होता है, जबकि यहाँ पर इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस आपको ह्यूमन होस्ट में देखने को मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस आपको देखने को मिलता है फीमेल एनाफिलीज में। तो ये आपको याद रखना है। तो ये हीमोज्वाइंस जो होता है ये आरबीसी के रप्चर होने पे हमको मिल जाता है और हीमोज्वाइन रिलीज होने के रिजल्ट्स में ही हम लोगों को ये फीवर आता है। लगभग 2 या 3 दिन के अंतराल में ये जो साइकिल है वो चलती रहती है और इसमें 2 से 3 दिन के अंतराल में फीवर आता रहता है मलेरिया में। और मलेरिया में क्या हो जाता है, आरबीसी जो होती है वो रप्चर हो जाती है, तो इसमें आरबीसी की भी डिफिशियंसी हो जाती है। तो इस टाइप से हम लोगों ने ये मलेरिया का लाइफ साइकिल पढ़ लिया। तो इसको नोट कर लें, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब हम लोग जो नेक्स्ट डिसीज है वो है अमीबियासिस। इसको नोट कर लिया होगा। अब हम लोग देखते हैं अमीबियासिस। नेक्स्ट जो ह्यूमन डिसीज है वो हम लोग देखते हैं अमीबियासिस। तो अमीबियासिस जो होता है अमीबा से होने वाली डिसीज है, ये भी एक प्रोटोजोअन्स है। अमीबियासिस को हम लोग कहते हैं अमीबियासिक डिसेंट्री भी कहा जा सकता है या अमीबोटिक डिसेंट्री भी कहा जाता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं इसमें एंटमीबा हिस्टोलेटा, इसमें जो पैथोजन है पैथोजन जो है वो है हिस्टोलाइटिका। एंटमीबा हिस्टोलाइटिका जो होता है ये एक अमीबा की स्पीसीज है जो कि ह्यूमन में डिसेंट्री कॉज करता है। अब आ जाते हैं मोड ऑफ इन्फेक्शन। तो मोड ऑफ इन्फेक्शन में हम लोग देख लेते हैं मोड ऑफ इन्फेक्शन। मोड ऑफ इन्फेक्शन में थ्रू द वेक्टर,
and contaminated food and water, अमीबियासिस एक्चुअल में हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है, ये हमारे इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन कर देता है और इसमें म्यूकस स्टूल आते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि इनके जो सिम्टम्स अगर हम लोग देखेंगे तो सिम्टम्स में हम लोग देखें कि इसमें जो अमीबियासिस है, इसमें कॉज करने वाला जो एजेंट है या इसी को हम लोग कह सकते हैं कि जो पैथोजन है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है, ये लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन करता है। अफेक्टेड ऑर्गन जो होगा वो हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन, अफेक्टेड ऑर्गन वो हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन अफेक्टेड होती है और इसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि जो सिम्टम्स होते हैं उसमें हम लोग देखते हैं कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प्स। सिम्टम्स कॉन्स्टिपेशन, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, स्टमक पेन एंड क्रैम्प्स एंड स्टूल विथ एक्सेस म्यूकस, क्रैम्प्स एंड स्टूल विथ एक्सेस म्यूकस। इसको हम लोग डिसेंट्री या पेचिस भी कहा जाता है। इसमें अमीबियासिस एक्चुअल में क्या है, पेचिस है। तो पेचिस में क्या है, इनके जो इन्फेक्शियस एजेंट हैं वो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है। इनमें कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से ये स्प्रेड होता है। जो अफेक्टेड ऑर्गन है वो लार्ज इंटेस्टाइन है और इनमें जो सिम्टम्स हैं कॉन्स्टिपेशन कब्ज है, स्टमक पेन है, क्रैम्प मरोड़ जो होती है पेट में, और जो म्यूकस स्टूल्स आते हैं वो एक्सेस म्यूकस के साथ आते हैं। क्लियर? तो इस टाइप से हम लोगों ने इसमें ये देख लिया। अब हम देखते हैं हाउस फ्लाई एक्ट एज द मैकेनिकल कैरियर ऑफ द डिसीज। हाउस फ्लाई, इसमें देख सकते हैं हाउस फ्लाई एक्ट एज अ मैकेनिकल कैरियर ऑफ दीज डिसीज। अब इसमें हम लोग देख सकते हैं कि इसमें जो इन्फेक्टेड पर्सन का फीकस मटेरियल है उनसे थ्रू फीकल मैटर फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन का जो फीकल मैटर है उसमें ये जो हाउस फ्लाई है या और भी आसपास के जितने भी वेक्टर हैं वो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर हो जाता है उनसे। जैसे कोई हाउस फ्लाई है या किसी फीकल मेटल में बैठ के उसके बैठने के बाद उसने किसी भी फूड में या वाटर और फूड को कंटामिनेटेड कर देती है, तो ऐसा फूड या वाटर को कंज्यूम करने पर ये अमीबियासिस का इन्फेक्शन हमारी आंतों में हो जाता है। तो अमीबियासिस में आपको याद रखना है पैथोजन, मोड ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्टेड ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, इनके सिम्टम्स क्या हैं और इनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन जो है वो प्रिवेंशन है हाइजीन इन फूड एंड वाटर की हाइजीन रखने पर हम लोग इनसे बच सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं जो इसकी नेक्स्ट डिसीज है वो हम लोग देख लेते हैं एस्कैरियासिस। तो एस्कैरियासिस जो है वो कॉमन राउंड वर्म से होने वाली डिसीज है। इसी से हम लोग देखते हैं कि ये फाइलेरिया है, ऐसे भी कई डिसीजेज होती हैं। तो हम लोग जो नेक्स्ट डिसीज है वो हम लोग इसमें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो हम लोगों ने इसमें अमीबियासिस है और इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था मलेरिया
और मलेरिया के पहले पढ़ा था हम लोगों ने कॉमन कोल्ड। तो इसमें हम लोगों ने 3 डिसीज़ के बारे में इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो इस डिसीज़ को कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट डिसीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।